स्टार्ट। संपूर्ण विश्व में महिला सशक्तिकरण एवं महिला संबंधी नीतियों का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करना रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी भारतीय नारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पीछे छूट गई है। भारतीय संविधान द्वारा स्त्री पुरुष को समान दर्जा दिए जाने के बाद भी देश की महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं में स्त्री की भागीदारी 10% से भी कम है। पैरा। भारतीय समाज में स्त्रियों के प्रति उपेक्षा पूर्ण व्यवहार की समाप्ति एवं उनकी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए 12 सितंबर 1996 को पहली बार महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जो तब से लेकर आज तक राजनीतिक दलों की राजनीति का शिकार है। मार्च 2010 में राज्यसभा में यह विधेयक पारित हो जाने के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण देने की नीति पर काफ़ी विवाद हो चुका है। पैरा। महिलाओं को दोयम दर्जे का प्राणी न सिर्फ भारतीय बल्कि पूरे विश्व के पुरुष प्रधान समाजों में माना जाता रहा है। यही कारण है कि आज भी विश्व की समूची संसदीय व्यवस्था में महिलाओं की हिस्सेदारी 20% से भी कम है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2009 तक संसदीय प्रणाली वाले सभी देशों में कुल 44,113 सांसदों में से महिला सांसद केवल 112 थीं। विश्व की 1/4 सांसदों में तो महिला सांसदों की संख्या 10% से भी कम है। अरब देशों में तो स्थिति और भी दयनीय है। संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार संसद में महिला भागीदारी 30% होनी चाहिए, जबकि अमेरिका के दोनों सदनों में महिला सांसदों की कुल संख्या 20% के आसपास ही है। इंग्लैंड में भी महिला सांसदों की संख्या इतनी ही है, जबकि पाकिस्तान में 22%। चीन, रूस, कोरिया, फिलीपींस आदि देशों में महिलाओं को 33% आरक्षण का पहले से ही प्रावधान किया हुआ है, जबकि फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे आदि देशों की राजनीतिक पार्टियों ने भी महिलाओं को 33% आरक्षण दे रखा है। पैरा। भारत में जहां एक और स्त्रियां आर्थिक रूप से पुरुष के अधीन रही हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक जीवन में भी उनकी स्थिति अत्यधिक असंतोषजनक रही है। इस असंतोषजनक स्थिति को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि उनकी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। राजनीतिक स्थिति से तात्पर्य यही है कि ऐसे अनेक निकायों में जो निर्णयकारी हैं और जिन निकायों में राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक नीतियों को निर्धारित किया जाता है, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पैरा। बिना आरक्षण महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ कर पाना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक दल पुरुष प्रधान मानसिकता वाले हैं, जो चुनावों में सामान्यतया महिलाओं को अपना उम्मीदवार नहीं बनाते। महिला प्रमुख पार्टियां भी पुरुष प्रधान समाज के कारण पुरुषों को ही उम्मीदवार बनाने के लिए बाध्य हैं। सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंगों में भी महिलाओं की भागीदारी न के बराबर है। अतः वे स्त्री के अधिकारों के संबंध में आवाज़ नहीं उठा पाती। इसलिए यह आवश्यक है कि विधायी संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु एक सुनिश्चित प्रतिशत आरक्षित किया जाए। पैरा।
महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार संसद में 33.3% सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। चुनाव के लिए लॉटरी के द्वारा 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। वास्तव में भारतीय राजनीति में आरक्षण का प्रावधान अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम था। अंग्रेजों ने भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से पहली बार मुसलमानों को पृथक एवं प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं अनुच्छेद 16(4) के अतिरिक्त अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक भारतीय समाज में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के आरक्षणों की व्यवस्था की गई है, किंतु अभी तक गठित किसी भी समिति या आयोग ने महिलाओं के लिए स्वतंत्र रूप से आरक्षण प्रदान करने की कभी भी संस्तुति नहीं की। महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी मुद्दा पहली बार राजीव गांधी ने उठाया था। प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल के शासनकाल में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करवाने की पूरी कोशिश की गई। उसके बाद भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया, लेकिन हर बार लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का मामला विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य तीव्र मतभेद होने के कारण टलता गया। इन दलों की मांग आरक्षण देने की है, जिसका अर्थ है महिलाओं के लिए आरक्षित 33% सीटों में भी 1/3 सीटें अल्पसंख्यक, दलित एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित करना। वर्ष 2014 में गुजरात सरकार द्वारा राज्य पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। यह घोषणा करते हुए वहां की वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा था, समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी सरकार ने पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार द्वारा अन्य राज्यों से भी ऐसी ही पहल करने की सिफारिश की गई है। आशा है भविष्य में इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। महिला आरक्षण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उन्हें पर्याप्त आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। समाज का सुधारवादी या प्रगतिशील वर्ग मानता है कि आरक्षण के माध्यम से पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होने से समाज का पर्याप्त विकास संभव है, जबकि समाज के रूढ़िवादी वर्ग का मानना है कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर उसका बुरा प्रभाव पारिवारिक प्रणाली पर पड़ेगा, जिससे समाज के विकास की नींव कमजोर हो जाएगी। उत्तर वैदिक काल में से ही महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थिति निरंतर निम्न होती गई। मनु जैसे नीति निर्धारक ने तो स्त्रियों के बारे में स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि पिता रक्षति कौमार्य, भर्ता रक्षति यौवने, रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः, न स्त्री स्वातंत्र्ये मर्हति। अर्थात बचपन में स्त्री की रक्षा पिता करता है, जवानी में पति तथा बुढ़ापे में पुत्र। इसलिए स्त्रियां स्वतंत्रता के योग्य ही नहीं हैं। धीरे धीरे मध्य काल तक आते आते उनके सभी अधिकार छीन लिए गए। उन्हें पुरुषों के उपयोग की वस्तु मात्र बना दिया गया। पर्दा प्रथा के आगमन
के साथ साथ उनकी स्थिति और दयनीय होती गई, लेकिन समय के साथ आधुनिक काल में पाश्चात्य शिक्षा के विकास एवं प्रसार के बाद महिलाओं के लिए एक बार फिर विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को अपने सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए और पुरुष वर्ग को उनकी इस कोशिश में ईमानदारी पूर्वक सहायता करनी चाहिए। स्टॉप।